अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्चुअली पीरियोडिक टेबल को समझना है। एक अहम टॉपिक है केमिस्ट्री का, फॉर ओ लेवल्स केमिस्ट्री, द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, ये एक इमेज आपके सामने मैंने शेयर किया है। इट्स अ बुक इमेज। दिस रिप्रेजेंट्स अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इस पीरियोडिक टेबल को समझना कैसे है और किस तरीके से इसको रीड किया जाता है, आज हम इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं, लाइक दिस वन, और इस तरीके से ये जितने भी वर्टिकल कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, इन तमाम को बच्चों ग्रुप्स बोला जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम हॉरिजॉन्टल रोज के ऊपर। जैसे इस फर्स्ट को आप देखें, हाइड्रोजन, देन हीलियम, और फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल हैं दे आर कॉल्ड पीरियड्स, और जो वर्टिकल होते हैं दे आर कॉल्ड कॉलम्स। अच्छा, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको बच्चों ग्रुप्स बोला जाता है। तो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड ज़ीरो, विच इज़ 8 ग्रुप एज वेल। तो इस पीरियोडिक टेबल में आपको 8 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही आपको इसके अंदर 8 पीरियड्स भी दिखेंगे। फर्स्ट पीरियड वर्टिकल, ऐसा हॉरिजॉन्टल, एच एंड एच ई, हीलियम, दिस इज फर्स्ट पीरियड विच हैज़ ओनली 2 एलिमेंट्स इन इट। उसके बाद लिथियम से लेके हम चल रहे हैं नियॉन तक, ये सेकेंड पीरियड। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये सेवन्थ पीरियड आपको मिलेंगे। तो 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स, ये तो आपने समझ लिया। अच्छा, अब ज़रूरत इस चीज़ को समझने की है कि वाई डिड द एलिमेंट्स अरेंज इन ग्रुप्स एंड इन पीरियड्स। तो ग्रुप्स में बेसिकली उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिनका केमिकल बिहेवियर एक तरह का होता है, मतलब वो एक ही तरह से केमिकली रिएक्ट करते हैं। अच्छा, पीरियड के अंदर इनका केमिकल रिएक्शन मैटर नहीं करता, इसके अंदर ये मैटर करता है कि ये कौन से शेल के एलिमेंट्स हैं या इसमें कितने इलेक्ट्रॉनिक शेल्स पाए जाते हैं। इसको थोड़ा सा और मज़ीद आगे डिटेल में समझेंगे। तो बहरहाल यहाँ तक बात उम्मीद है कि क्लियर हुई होगी कि ग्रुप्स के अंदर उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिनका केमिकल बिहेवियर सेम होगा, इनका फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ को एक और थोड़ा गौर से देखते हैं हम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। पहला पीरियड ख़त्म हो गया, देन वी शिफ्ट ऑन सेकेंड पीरियड, पीरियड नंबर 2। द फर्स्ट मेंबर इज लिथियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 3। द सेकेंड मेंबर ऑफ सेकेंड पीरियड इज बेरिलियम, इट हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 4। देन आफ्टर 4 इट इज़ 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैं ये देख रहा हूँ कि लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियड में चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में किस तरह से अरेंज किए गए हैं, तो हम सिंपल बोलते हैं लेफ़्ट टू राइट the elements have been arranged with increasing atomic number। एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस के ऊपर पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। जबकि हम देखते हैं तो ये 3, देन 11, देन 19, देन 37, तो इसमें आपको कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा, जबकि आपको इसके अंदर लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजिंग में एक ऑर्डर मिलेगा कि हर अगला एलिमेंट में +1 एटॉमिक नंबर हो जाएगा, मतलब एक प्रोटॉन उसका बढ़ जाएगा। अच्छा, क्योंकि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा होगा, लेकिन बेसिकली ये जो नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, इट ओनली रिप्रेजेंट्स प्रोटॉन नंबर, नॉट द इलेक्ट्रॉन नंबर्स। अच्छा, अब थोड़ा सा इस मामले को आगे लेके चलते हैं। अब एक दूसरा इमेज आपके सामने मौजूद है, इस इमेज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्स्ट इज ग्रुप नंबर 1, द सेकेंड इज ग्रुप नंबर 2, देन ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8। अच्छा बच्चों, जो ग्रुप नंबर 1 है इट इज़ कॉल्ड एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मेटल्स का मतलब ये हुआ कि ग्रुप 1 के अंदर जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं
ये जब रिएक्ट करते हैं पानी से तो ये एल्कलाई प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये तमाम मेंबर्स हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है लिथियम। लिथियम मेटल जब रिएक्ट करेगा पानी के साथ तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो लिथियम मेटल व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर इट विल प्रोड्यूस लिथियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ एन एल्कलाई। इसी तरह अगर हम सोडियम मेटल की बात कर लेते हैं विच इज़ द सेकेंड मेंबर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, सोडियम व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर it will produce sodium hydroxide NaOH plus H2। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 2 और 2। बिल्कुल ऐसे ही आप इस ग्रुप के तमाम मेंबर्स को रिएक्ट करवाते रहेंगे। जब आप तमाम दूसरे मेटल्स का भी रिएक्शन करवाते रहेंगे तो सेम इक्वेशन बनती रहेगी। फॉर एग्जांपल आप रुबिडियम लेंगे, रुबिडियम रिएक्ट्स विथ वाटर विल गिव यू रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये ग्रुप 1 की बात हुई। बिल्कुल ऐसे ही ग्रुप 2 के मेटल्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अच्छा, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको किसी एक ग्रुप के रिएक्शन का। अगर आप किसी दूसरे ग्रुप का कोई भी मेंबर लेंगे और उसका कोई स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ करवाएंगे तो एक ही तरीके से वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता रहेगा। अब आप कोई भी ग्रुप उठा लें, उसका रिएक्शन किसी भी तरीके से हम करवा सकते हैं। अच्छा, अब इस डायग्राम में कुछ और चीज़ समझते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप 3 और ग्रुप 3 में बोरॉन के बाद ये आ गया है एल्यूमिनम। एल्यूमिनम से एक स्टेयरकेस डायगोनल लाइन आ रही है ग्रुप 6 के पोलोनियम तक। तो बच्चों जो स्टेयरकेस लाइन होती है ये एक्चुअली मेटल्स को नॉन मेटल से सेपरेट कर रही होती है। स्टेयरकेस लाइन इसको बोला जाता है, हेज मैकडेनियल लाइन भी इसी को बोला जाता है। इसके लेफ्ट पे मेटल्स और इसके राइट पे नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। कुछ एलिमेंट जो इसके क्लोज होंगे उनको मेटलॉइड्स बोला जाएगा। सी, मेटलॉइड्स, these are the elements close to the staircase line. They have properties of both metals and non-metals. Metalloids beneath the staircase line are called poor metals. Examples are tin and lead. Tin and lead ये पुअर मेटल्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे मगर लो रेट के ऊपर। ये शाइनी होंगे मगर बहुत ज़्यादा नहीं। इस तरीके से आप इन्हें पुअर मेटल्स कंसिडर कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करेंगे मगर एक्चुअल मेटल्स हाई रेट पे इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा कम रेट के ऊपर थोड़ा देर से गर्म होंगे या कम अमाउंट ऑफ करंट को अपने अंदर से पास करेंगे। तो इस डायग्राम इस लाइन की अहमियत को आप समझ गए होंगे। ये मेटल्स को नॉन मेटल से अलग करती है। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये किया जाए कि वेयर डू वी फाइंड द मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, सो द आंसर इज टू द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर क्वेश्चन हो वेयर डू वी फाइंड द मेटल्स ऑन द पीरियोडिक टेबल तो हम कहेंगे टू द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और अगर पूछा जाए एलिमेंट्स क्लोज टू, व्हाट शैल वी कॉल टू द एलिमेंट्स क्लोज टू द स्टेयरकेस लाइन, तो हम बोलेंगे दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। इनका नाम मेटलॉइड्स पुकारा जाता है। मेटलॉइड्स की अगर प्रॉपर्टी पूछ ली जाए तो उसका जवाब भी हम दे सकते हैं, दे बिहेव एज ए मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। अगर कोई उसकी कुछ एग्जांपल मजीद पूछना चाहे तो आप बोल सकते हैं कि दे मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट एट लोअर रेट, दे आर नॉट दिस मच शाइनी लाइक मेटल्स आर। तो इस तरह की कुछ भी बातें इनसे मुताल्लिक की जाती हैं। अब हम सवाल कर लेते हैं कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच का जो ये पार्ट है ये क्या कहलाता है बच्चों? तो दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। सी द नेम इज हियर, ट्रांजिशन मेटल्स। अब ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं?
ये जो मेटल्स हैं ये बेसिकली थोड़े से टिपिकल मेटल्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये हार्ड होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इनका बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। अच्छा, इनका एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मैनी ऑफ दीज मेटल्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल कॉपर 1+ भी होता है और कॉपर 2+ भी होता है, आयरन 2+ भी होता है और आयरन 3+ भी होता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स आर नॉट वेरी रिएक्टिव बट ऑफ्टन दे कंपाउंड द कंपाउंड विच दे फॉर्म हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर्स। जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनके जो कंपाउंड बनते हैं बच्चों वो आमतौर पे कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। दिस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई ट्रांजिशन मेटल आयन। अगर आपके पास कोई अननोन कंपाउंड मौजूद हो तो हम उसके कलर को देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सा आयन मौजूद हो सकता है। जैसा कि कॉपर 2 आमतौर पे ब्लू कलर के सॉल्ट्स बनाता है, आयरन 2 आमतौर पे लाइट ग्रीन कलर के सॉल्ट्स बनाता है, आयरन 3 आमतौर पे रेड ब्राउन कलर के सॉल्ट्स बनाता है। तो इस तरीके से इनकी अपनी कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं या इनका कलर एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम उस आयन को, उसके अंदर मौजूद आयन को या मेटल की प्रेजेंस को पहचान सकते हैं। अच्छा, अब हमसे ये पूछा जाए कि टॉप टू बॉटम क्या मेटल की प्रॉपर्टी चेंज होती है? मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। लिथियम कम रिएक्टिव होगा, सोडियम उससे ज़्यादा, पोटेशियम उससे ज़्यादा, और इस ग्रुप में जब हम फ्रेंशियम तक जाएंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल फ्रेंशियम होगा। तो अगर मेटल के बारे में पूछा जाए कि हाउ डज द रिएक्टिविटी, हाउ डज इट गेट इफेक्टेड व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन द सेम ग्रुप, तो हमारा जवाब ये होगा कि फॉर द मेटल द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अच्छा, यही बात अगर नॉन मेटल्स के बारे में की जाएगी तो नॉन मेटल्स में फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, और इस तरीके से जब आप एस्टेटीन पे आते हैं तो इट इज़ द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। मेटल में सबसे ऊपर वाला लीस्ट रिएक्टिव, सबसे नीचे वाला मोस्ट रिएक्टिव, और नॉन मेटल में सबसे ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव, सबसे नीचे वाला लीस्ट रिएक्टिव। ये प्रॉपर्टीज़ आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की ध्यान में रखनी होती है, इस चीज़ को समझना होगा। अच्छा, अगर हम पीरियड की बात करें, लेफ़्ट टू राइट इन द सेम पीरियड व्हाट चेंजेस अकर, क्या चीज़ हम फील करते हैं? तो याद रखो बच्चों, राइट पे, लेफ़्ट पे मेटल्स हैं, राइट पे नॉन मेटल्स हैं। सो इन द सेम पीरियड इफ़ वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, सो द मेटेलिक नेचर changes into non-metallic nature. Potassium is a metal, krypton is a non-metal. तो लेफ़्ट टू राइट मेटेलिक बिहेवियर ख़त्म होता रहता है और नॉन मेटेलिक बिहेवियर बढ़ता रहता है। इसीलिए एक्सट्रीम लेफ़्ट पे मेटल्स हैं और एक्सट्रीम राइट पे नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, अब इससे मुतालिक कुछ अगली चीज़ ज़रा समझ लेते हैं। ये बहुत एक छोटा सा कंपैरिजन के लिए एक टेबल दिया हुआ है, इसको समझते हैं। मेटल्स यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी वाहिद मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वाइल द रेस्ट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट ग्रुप 1। अच्छा, ग्रुप 1 के जो मेटल्स हमने पढ़े हैं ये वाले बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये ग्रुप 1 के सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। सो दे आर सॉफ्टवेयर, दे कैन बी कट बाय अ नाइफ, इतने सॉफ्ट होते हैं। लेकिन ग्रुप 2 के बाद से फिर ये हार्ड, और फिर ये हमारे ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ। अच्छा, ये जो मेटल्स हैं ग्रुप 1 के फ्रेंशियम तक, इनका पानी से जो रिएक्शन हमने एग्जांपल्स ली, ये रिएक्शंस बड़े वायलेंट होते हैं। ये इस कदर वायलेंट होते हैं कि जैसे जैसे आप लिथियम से फ्रेंशियम तक आएंगे, फ्रेंशियम का तो अव्वल रिएक्शन अब तक डिस्कवर भी नहीं हुआ है, इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, लेकिन लिथियम से सीजियम तक जो रिएक्शंस हुए हैं, तो लिथियम का मेटल जब रिएक्ट करेगा पानी से तो वो एग्रेसिव रिएक्शन होगा, वायलेंट रिएक्शन होगा। वो जो सीजियम है वो वाटर के ऊपर ऐसा घूमने लग जाता है, रिएक्ट करता है, हल्का हल्का स्पार्क करता है। फिर हम सोडियम पे आते हैं,
तो सोडियम मेटल का जैसे ही छोटा सा पीस पानी में डाला जाता है तो वो भी उसके ऊपर फ्लोट करता है, इवन इट कैचेस फायर। वो वाइट कलर का फ्लेम उसके ऊपर बाकायदा हमें दिखता है, स्टीम प्रोडक्शन हमें वहाँ पे दिखने लग जाती है, और वो वाटर के ऊपर बहुत तेज़ तेज़ मूव करने लग जाता है, बहुत रैपिडली। इस तरीके से पोटेशियम रुबिडियम जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो उनका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा वायोलेंट और एग्रेसिव होता रहता है। तो ये ग्रुप 1 के मेटल्स की प्रॉपर्टी हैं। इससे मुतालिक सवाल किए जाते हैं कि हाउ डज सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड इनटू वाटर। तो इसकी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दी कि इट टर्न्स इनटू ए बॉल, इट फ्लोट्स ऑन टू द वाटर, इट कैचेज फायर। ये 3 ऑब्जर्वेशन अगर आपने लिख दी तो आपको मार्क इसका मिल जाता है। अच्छा, हम दोबारा टेबल पे आ जाते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। शाइनी, डक्टाइल, मेलिएबल एंड पोजेस ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये डक्टाइल और मेलिएबल होने का मतलब ये है बच्चों कि दे कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स एंड दे कैन बी स्प्रेडेड इनटू शीट्स। आपने देखा होगा कि मेटल की हम शीट्स बना लेते हैं, बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, और फिर इन शीट्स को बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कंटेनर्स बनाए जा सकते हैं, कार बॉडीज़ बनाई जा सकती हैं, और डिफरेंट इस्तेमाल में शीट्स को लाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर वो डक्टाइल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दे कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स। इनसे हम मेटल से वायर्स बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, उसके फ्लो के लिए वी नीड मेटल वायर। इनको वायर में स्ट्रेच कर लिया जाता है। अच्छा, मेलेबिलिटी इज़ हैमरिंग इज़ पॉसिबल। ये भी इससे मतलब लिया जाता है कि अगर आप इस पर हैमर करेंगे तो ये बैंड हो जाएगा, ये टूटेगा नहीं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ ग्लास, अगर हमारे पास शीशा है और शीशे पे हैमरिंग की जाए तो डेफिनेटली टूट जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास आयरन नेल है, कोई कील है, अगर उसके ऊपर हैमरिंग करेंगे तो वो बैंड होगा। तो ये इनकी डक्टाइलिटी और मेलेबिलिटी में कंसिडर किया जाता है। ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अगर आप इसको रखने के बाद इसके ऊपर आप कुछ वेट देंगे तो ये टूटेगा नहीं, ये उस वेट को होल्ड करेगा। मिसाल के तौर पे हमने एक यहाँ पे बेस लिया और एक यहाँ पे बेस लिया, इसके बाद यहाँ पे एक मेटल का रॉड रख देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे अगर इसको लोड देते हैं तो ये इस लोड को बेयर करेगा, इस लोड को बेयर करेगा, ये टूटेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर ये टूटेगा नहीं तो इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हम सबको मालूम है कि जब हमारे घरों में सीलिंग की बात आती है, जब छत डल रही होती है तो उसमें पहले एक नेट डाला जाता है आयरन स्टील बार्स का। स्टील बार्स का कह दें या आयरन का कह दें, एक बार्स का नेट डाला जाता है। उसके बाद उसके अंदर जो है हम सैंड और सीमेंट का मिक्सचर डालते हैं। तो ये बेसिकली आयरन बार्स इसीलिए डाले जाते हैं ताकि वो उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ दे दे और मजबूती आ जाए। अच्छा जी, मोस्ट कंपाउंड्स आर आयोनिक। मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं आमतौर पे आयोनिक होते हैं, क्योंकि मेटल जब भी किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ऑक्साइड्स आर यूजुअली बेसिक और एम्फोटेरिक। ये फिलहाल याद करने की बात है, जब हम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर हम बता देंगे कि ये एसिडिक, एल्कलाइन और एम्फोटेरिक मेटल्स ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इनकी नेचर क्या होती है। ऑफ्टन फॉर्म हाइड्रोजन गैस विथ डाइल्यूट एसिड्स। जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपसे बात करें, मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, इफ़ इट रिएक्ट्स विथ H2SO4 it will produce MgSO4 plus H2। तो ये बात इन्होंने कही है कि when metals react with acids they produce hydrogen gas, always form positive ions, cations। ये भी समझ लीजिए, हम जानते हैं कि जब भी सोडियम का मेटल किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, और नतीजे में सोडियम, इसका ये लास्ट वैलेंस शेल था, जब इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो अब इसका वैलेंस शेल इससे
अंदर वाला जो होगा शेल वो आ जाएगा और उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि फ्लोराइड का शेल नंबर वही रहेगा और इसके पास एक एडिशनली इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये 7 क्रॉसेज इसके अपने और एक डॉट इसका सोडियम से लिया हुआ। तो इस तरीके से ये जो एटम से आयन बनना है, इट इज़ अ कैटाइन Na+1 F-1। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 281 और फ्लोरीन का 2 7। ये इनका एटम का कॉन्फ़िगरेशन है। एटम्स, ये दोनों एटम्स थे रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद ये दोनों आयंस बन गए हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 और फ्लोरीन का भी 2,8, ये दोनों स्टेबल हो गए और ये दोनों आयंस बन गए हैं। इसको बच्चों कैट आयन बोलते हैं और इसको एन आयन बोलते हैं। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो वो कैट आयन बनता है और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एन आयन बनता है। तो मेटल जब भी नॉन मेटल से रिएक्ट करेंगे दे विल ऑलवेज फॉर्म ए पॉजिटिव आयन। अब थोड़ा सा नॉन मेटल्स को पढ़ लेते हैं। गैसेज होते हैं आमतौर पे, ब्रोमीन लिक्विड है, सल्फर सॉलिड है, फॉस्फोरस सॉलिड है। इन तमाम चीज़ों के बाद आमतौर पे जो ये होते हैं वो गैसेज होते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट बोरॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन। इन 3 नॉन मेटल्स के अलावा जितने नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि ये हीट को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट नहीं करते। अगर मेरे हाथ में एक मिसाल के तौर पे नॉन मेटल की कोई मैंने रॉड लिया हुआ है, नॉन मेटल का कोई शीट लिया हुआ है और अगर उसके एक कॉर्नर को हीट किया जाएगा तो दूसरे कॉर्नर तक हीट बहुत मुश्किल से पहुंचेगी। लेकिन अगर मैंने एक मेटल का रॉड अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और उसको एक तरफ से हीट किया जाएगा तो हीट बहुत जल्दी दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाएगी और मुझे वो छोड़ना पड़ जाएगा। तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि कार्बन और ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ किया जाते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी ये कंडक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा जितने भी होंगे दे आर कंसिडर्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जनाब, नॉर्मली डल, सॉफ्ट एंड कैन नॉट बी ड्रॉन आउट इनटू वायर्स और मेड इनटू फ्लैट शीट्स। ये वही वाली बात मेलेबिलिटी और डक्टाइलिटी की आ गया कि नॉन मेटल्स से वायर और शीट्स नहीं बनाए जा सकते। मोस्ट कंपाउंड्स आर कोवेलेंट, इनके आमतौर पे कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं, आयोनिक नहीं होते अगर नॉन मेटल टू नॉन मेटल की बात की जाएगी। लेकिन अगर नॉन मेटल का रिएक्शन मेटल से करवाएंगे तो आयोनिक कंपाउंड्स बनेंगे। ऑक्साइड्स आर यूजुअली न्यूट्रल और एसिडिक, इस बात को भी हम इसके एक्चुअल टॉपिक में कवर करेंगे जिसमें हम ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बात याद रखना ज़रूरी है कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर ईदर एल्कलाइन और एम्फोटेरिक, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर ईदर न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर। आपको किसी भी मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नहीं मिलेगा और किसी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड एल्कलाइन नहीं मिलेगा। नेवर फॉर्म हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड, किसी भी नॉन मेटल को कभी भी एसिड से रिएक्ट करवाया जाएगा तो वो कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करवाएंगे। ऑलवेज फॉर्म नेगेटिव आयन, जैसा कि मैंने बताया कि नॉन मेटल अगर आयन बनाएगा या तो ये कोवेलेंटली बॉन्ड कर ले, कोवेलेंटली बॉन्ड करेगा तो उसके ऊपर पार्शियल आयन बनता है। लेकिन अगर नॉन मेटल किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो उसको अगर एक परमानेंट आयन बनना है तो इट विल ऑलवेज फॉर्म ए नेगेटिव आयन। अच्छा जी, ग्रुप 1 एल्कलाई मेटल्स की बात की हमने और मैं आपको बता चुका हूँ कि एल्कलाई मेटल्स क्या हैं। बहरहाल थोड़ा सा बुक रीड करते हैं। These elements are found in the column on the extreme left of the periodic table. They are all very reactive metal. Unlike most metals, however, they have low melting point and are soft, and the common ones can float on water. However, like other metals, they are shiny when cut and are very good conductors of heat and electricity. Chemically, these metals are extremely reactive as we go down the group.
देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। यही बात मैंने आपसे कही कि ग्रुप 1 का जो पहला मेंबर होगा लिथियम, वो लेस रिएक्टिव है अपने से नीचे वाले से, सोडियम लेस रिएक्टिव है पोटेशियम से। इसी तरह लिथियम जो फर्स्ट मेंबर होगा ग्रुप का वो लीस्ट रिएक्टिव मेंबर, और फ्रेंसियम मोस्ट रिएक्टिव मेंबर। दिस इज बिकॉज द, अब इसकी वजह भी है एक, ये वजह ये बताते हैं कि जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम नीचे की जानिब आएंगे तो बेटा उसका एक शेल बढ़ जाता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं लिथियम का स्ट्रक्चर। लिथियम के बारे में लिखा हुआ है Li3। अच्छा, अब अगर Li3 का स्ट्रक्चर मुझे बनाना है तो पहले मैंने लिथियम का न्यूक्लियस बनाया, इसके बाद मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनता है 2,1। इसका मतलब इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब हम नीचे जा रहे हैं सोडियम पे, Na11 23, इधर 23 और इधर 11 लिख देते हैं। अच्छा जनाब, अगर हम इसकी बात करें दिस इज 7 3, तो 23 11 एटॉमिक नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि 2 8 1। इस तरीके से हम इसका मैंने इसके बारे में लिख दिया कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है और इसका एटॉमिक मास क्या है। अच्छा, कुछ जगह पे आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन Na1123 भी मिलेगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिथियम 37 भी मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं द स्मॉलर नंबर इज़ एटॉमिक नंबर एंड द लार्जर नंबर इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर की रिस्पेक्ट से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सो इफ़ 11 इज़ स्मॉलर बिटवीन दीज टू, सो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, electronic configuration is going to be 2,8,1. We know one thing, there are 3 shells, 1 2 3। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आपको ये भी बता रहा होता है कि इसमें कितने शेल पाए जाते हैं। तो अगर मैं Na का पहले न्यूक्लियस बना दूँ इसके बाद मैं इसका फर्स्ट शेल बनाता हूँ, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, देन 8, सेकेंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब आप देखें, लिथियम के भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल को वैलेंस शेल बोला जाता है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरीके से अगर मैं लिथियम सोडियम से नीचे पोटेशियम पे आ जाता हूँ, पोटेशियम, अच्छा जी, पोटेशियम है 39, पोटेशियम इज़ 19 और इसका एटॉमिक मास 39, 1939। हम जानते हैं स्मॉलर इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर विल टेल यू हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स will be there, 2, 8, 8, 1, 8 plus 2 10 plus 8 18 plus 1 19। It means कि it has 4 electronic shells। के सबसे पहले इसका न्यूक्लियस बना लेते हैं, फिर इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर इसके थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब गौर से देखिएगा, ये भी इसका वैलेंस शेल, 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल बोलते हैं बच्चों आखिरी शेल को, वैलेंस शेल। तो हमने ये देखा कि इन तीनों एटम्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद है, इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल will help us to know in which group will it fall, with which group does it belong to। तो अगर किसी के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ग्रुप 1। 1 वैलेंस शेल ग्रुप 1, 1 वैलेंस शेल ग्रुप 1। तो एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें बताएगा कि वो उस
ग्रुप से बिलोंग करता है। अच्छा, अब इसमें जितने शेल्स होंगे, लिथियम में 2 शेल्स हैं, सोडियम में 1 2 3 3 शेल्स हैं, पोटेशियम में 1 2 3 4 शेल्स हैं। तो जिसमें 4 शेल्स होंगे इसका मतलब 4th पीरियड, जिसमें 1 2 3 शेल्स होंगे मतलब 3rd पीरियड। इसी तरह जिसमें 2 शेल्स होंगे मतलब 2nd पीरियड। तो शेल जितने होंगे उस पीरियड से बिलोंग करता होगा, और इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जितने होंगे उस ग्रुप से बिलोंग करता होगा। अच्छा जनाब, अब इसमें रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, जो फर्स्ट मेंबर है लिथियम, इसका न्यूक्लियस, सेंटर इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस कुछ भी होगा। अगर एक शेल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप ये बात जानते हैं कि इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। फिर अगर पोटेशियम पे आए तो इसके वैलेंस शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। सबसे कम डिस्टेंस, उससे ज़्यादा डिस्टेंस, और उससे ज़्यादा। तो जब हम फ्रेंसियम तक या इसके बिल्कुल लास्ट मेंबर तक पहुंचेंगे विच इज़ फ्रेंसियम, तो याद रखिए इसका न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकालना आसान हो जाएगा। लिहाजा जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकाला जा सकेगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कंसिडर किया जाएगा। यही बात मैंने आपसे कही थी कि जब मेटल्स ग्रुप में टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। उसकी वजह है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। अच्छा जी, तो इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। दिस इज बिकॉज द एटम्स बिकम लार्जर एज वी गो डाउन द ग्रुप. It becomes easier for the outermost single valence electron to escape to form an ion as the attractive force of the nucleus is further away and weaker. All alkali metals form ions M positive for metal positive. For example, lithium will form Li plus 1, Na plus 1, K plus 1, rubidium plus 1, cesium plus 1. इसका मतलब सोडियम का एटम जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि सोडियम ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का है तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो Na+1 बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि पोटेशियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये किसी से रिएक्ट करेगा तो इट विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर भी चार्ज K+1 बन जाएगा। इसी तरह लिथियम जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर भी चार्ज +1 बन जाएगा। अच्छा बच्चों, ये एक छोटा सा टेबल है जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि कौन से मेटल का कैसा अपीयरेंस होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है और आपसे भी पूछा जा सकता है। तो याद रख लीजिएगा, इन 5 मेटल्स के बारे में इनके नाम याद कर लीजिए और इनकी अपीयरेंस याद कर लीजिए। लिथियम सॉफ्ट ग्रे, सोडियम सॉफ्ट लाइट ग्रे, पोटेशियम सॉफ्ट ब्लू ग्रे, रुबिडियम सिल्वरी वाइट एंड सीजियम सिल्वरी वाइट। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते रहते हैं। एल्कलाई मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट वैसे ही कम होते हैं, और जैसे ही आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब आएंगे तो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते रहते हैं और उनकी डेंसिटी बढ़ती रहती है। अच्छा जनाब, अब एल्कलाई मेटल्स के बाद हम एक ग्रुप ले लेते हैं। एल्कलाई मेटल ग्रुप 1, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2, ग्रुप 7 हैलोजन। अच्छा, ग्रुप 7 के अंदर तमाम हैलोजन्स होते हैं। मैं पीरियोडिक टेबल से आपको इसकी शक्ल दिखाना चाहूँ तो ये देखो बच्चों, दिस वन इज़ ग्रुप 7, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। दिस इज़ ग्रुप 7। ये हैलोजन ग्रुप कहलाता है और हैलोजन ग्रुप का मतलब होता है सॉल्ट मेकर। हैलोजन मतलब सॉल्ट मेकर। यूजुअली जो सॉल्ट्स होते हैं वो हैलोजन से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास टेबल सॉल्ट है, वो हैलोजन से बनता है। सोडियम फ्लोराइड जो है वो हमारे टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं। तो आमतौर पे ग्रुप 7 से सॉल्ट्स बनते हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड हैलोजन ग्रुप।
अच्छा जनाब, अब इस हैलोजन ग्रुप के बारे में देख लीजिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है, इसको समझते हैं, ग्रुप 7 के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर फ्लोरीन मिलेगा तो वो आपको इस तरह कोवलेंटली बॉन्डेड मिलेगा। अच्छा, कोवलेंटली बॉन्डेड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या हुआ? डाई एटॉमिक का मतलब हुआ बच्चों कि दो एटम से मिलके बना। अब इन्होंने आपस में ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग। इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद स्टेबिलिटी अचीव किया। अब अगर मैं इस वाले पार्ट को छुपाता हूँ तो इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टेबिलिटी क्या है? या तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। इन दोनों कंडीशंस को स्टेबिलिटी बोला जाता है। और ये स्टेबिलिटी ग्रुप 8 इनर्ट गैसेस की स्टेबिलिटी से मैच करनी चाहिए। अब इस वाले फ्लोरीन को छुपा लेते हैं, तो इस वाले फ्लोरीन को काउंट करेंगे तो इसके अंदर भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। लिहाजा इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इसने भी अपने आप को 8 कर लिया और इसने भी अपने आप को 8 कर लिया। दिस इज कॉल्ड ए कोवेलेंट बॉन्डिंग। और नतीजे में बनने वाला मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह क्लोरीन की बात कर लें तो क्लोरीन के अंदर भी यही होगा, Cl Cl, एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह इस क्लोरीन के भी अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि 7 ग्रुप का मेंबर था, तो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने एक बॉन्ड बनाने के लिए शेयर कर लिया। 1 2 3 4 5 6 और 7th इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो ये वापस से इसने एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। और ये भी डाई एटॉमिक, 2 एटम से बना हुआ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो ग्रुप 7 के सारे मेंबर्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और अब F2, Cl2, Br2, I2, इसका रीज़न मैं आपको दे चुका हूँ। दिस इज़ F2, दिस इज़ Cl2। और बिल्कुल ऐसे ही ग्रुप 7 के सारे मेंबर्स अपना डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाएंगे। अच्छा जनाब, फ्लोरीन एक गैस होता है जो कि पेल येलो कलर का है। क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैस है जो कि येलोइश ग्रीन कलर का है। ब्रोमीन लिक्विड है जो कि रेड ब्राउन कलर का है। और आयोडीन शाइनी ब्लैक सॉलिड होता है। अच्छा, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद कर लें तो बेहतर है, बल्कि कलर्स तो आपको याद करने ही होंगे क्योंकि बाज़ औक़ात इसके कलर से क्वेश्चन आ जाता है और इनकी स्टेट पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये एक छोटा सा टेबल, इसको समझ के याद कर लें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा जनाब, अब ज़रा इससे अगले पार्ट पे आ जाते हैं। ग्रुप 0 और ग्रुप 8, इसको नोबल गैसेस भी बोला जाता है और इसको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है। अच्छा, इनर्ट गैसेस इसलिए कि ये चंद स्टैंडर्ड कंडीशंस में रिएक्ट कर लेती हैं। पहले कॉन्सेप्ट ये था कि ये रिएक्ट नहीं करते, लेकिन चंद स्टैंडर्ड कंडीशंस को मीट करने पे ये रिएक्ट कर लेते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि xenon tetrafluoride have been made. For this reason the word noble has tended to replace the word inert. इसका मतलब xenon ग्रुप 8 का मेंबर है। ये लिखा हुआ आपके पास xenon, तो ये टेट्राफ्लोराइड XeF4 एक कंपाउंड इसने बनाया और चंद स्टैंडर्ड कंडीशंस को मीट करने के बाद बनाया, तो लिहाजा बेहतर होगा इसको इनर्ट कहना एज कंपेयर टू नोबल गैसेस। नोबल मीन दे डोंट रिएक्ट, बट इनर्ट मीन दे रिएक्ट इन सम स्टैंडर्ड कंडीशंस। अच्छा जनाब, तो बात समझते हैं अब कुछ और। सी आपसे इनर्ट गैसेस से मुतालिक क्वेश्चंस किए जाएंगे कि इनका एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होता है। डू दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म और इन मॉलिक्यूलर फॉर्म? तो हम जानते हैं
कि ग्रुप 8 की जितनी भी गैसेस आपको मिलेंगी वो तमाम की तमाम मोनो एटॉमिक होंगी, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम सिर्फ हीलियम को छोड़ दें तो हीलियम गैस के वैलेंस शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। हीलियम के बाद आप किसी भी इनर्ट गैस पे आ जाइए, किसी भी गैस की एग्जांपल ले लें, नियॉन की एग्जांपल ले लें, ग्रुप 8 के अंदर है। इसके सेकंड वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको। अब जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एर्गन की बात कर लेते हैं, इसके वैलेंस शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो जब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इट वोंट रिएक्ट, इसे ज़रूरत नहीं है स्टेबल होने की। लिहाजा ग्रुप 8 के किसी भी मेंबर को ले लें, क्योंकि ये ग्रुप 8 में एग्जिस्ट करती है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हीलियम के अलावा। सिर्फ वाहिद हीलियम वो गैस है कि जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसे ग्रुप 8 में रखा गया है, लेकिन क्योंकि ये इनर्ट है लिहाजा इसको ग्रुप 8 में रखना ज़रूरी था। ऑल्दो ग्रुप नंबर से मैच नहीं करता, मगर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ग्रुप 8 के मेंबर से मैच करता है। दैट्स वाई इट हैज़ बीन कैप्ड इन ग्रुप 8। और बाकी इन तमाम का मैंने आपको बता दिया कि दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड इनर्ट एंड दे आर वेरी रेजिस्टिव टू रिएक्ट। अच्छा जी, अब आपको ग्रुप 8 में आम तौर पे क्या चीज़ याद करने की ज़रूरत है, वो इनके यूजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम का आपसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, बट यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द यूज ऑफ हीलियम। वेयर डू वी यूज़ हीलियम? इन एयरशिप्स, वेदर बलून्स। वेयर डू वी यूज़ नियॉन? इन advertising lights. Argon, an inert gas for electric bulb, welding and making steel. Krypton, gas-filled electronic devices and laser. Xenon, electronic flash guns. रेडॉन, नेचुरल रेडियोएक्टिव गैस। तो इनमें से आपसे हीलियम, नियॉन और एर्गन तक के यूजेस पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए कि ये इन यूजेस इनमें इस्तेमालात में ये आती हैं। अच्छा, प्रोबेबली टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है हमारा। मैं इसके अंदर कुछ छोटी सी एक्सरसाइजेज आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपने ये तमाम एक्सरसाइजेज करनी है और इंशाल्लाह इसको बाद में चेक भी किया जाएगा। तो जनाब, फर्स्ट पार्ट तो आ गया है हमारा ये वाला। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ ग्रुप एंड अ पीरियड ऑफ एलिमेंट्स? On which side of the periodic table do you find gases? On which side of the periodic table do you find non-metals? On which side of the periodic table do you find insulators? Insulator का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते या हीट कंडक्ट नहीं करते। In which position of the periodic table would you find the most reactive metal? Most reactive metal लेक्चर के अंदर आपको बताया गया था, आप उसका जवाब आराम से दे सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी किसी और एक्सरसाइज के ऊपर जो आप लोगों ने करनी है। सी हियर, विच इज द लीस्ट रिएक्टिव alkali metal? Which is the most reactive halogen? What color of flame does sodium burn with? अच्छा, ये मैंने शायद आपको नहीं दिखाया था, ये देख लीजिए बच्चों, ये आपके मेटल्स आ गए और इनके फ्लेम के कलर्स आ गए। लिथियम burns with red flame, sodium burns with yellow flame, potassium burns with lilac flame, rubidium का नोन नहीं है। अच्छा जनाब, how do alkali metal atom achieve stability? ग्रुप 1 alkali metal का एटम स्टेबल कैसे होता है, इसकी एग्जांपल आपको हमने यहाँ पे दी थी, दिस वन। ग्रुप 1 का मेटल स्टेबल कैसे होता है? बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स स्टेबल, दिस इज द आंसर। हाउ डू हैलोजन एटम अचीव स्टेबिलिटी? तो हमने इसका रिएक्शन करवाया ही, एक नॉन मेटल से था, हैलोजन से था। फ्लोरीन इज अ हैलोजन, द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 7। ये अभी अनस्टेबल है,
स्टेबल होने के लिए या तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, अगर फर्स्ट शेल है, फर्स्ट के अलावा कोई भी शेल है, सो इट नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. तो व्हेन फ्लोरीन रिएक्ट्स विथ सोडियम और एनी मेटल, इट रिसीव्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल. ये इसका जवाब हो गया. विच हैलोजन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. चार्ट आपसे शेयर किया था, आप उसका जवाब आराम से दे सकते हैं. अच्छा जी, इसका एक एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के ले लेते हैं. विच ग्रुप इज कॉल्ड द इनर्ट गैसेस. नेम 3 members of this group. You can easily give the answer. How many electrons do such gases have in the outermost shell of their atom? फर्स्ट वाले से ही रिलेटेड पार्ट है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डू सच गैसेस हैव इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ देयर एटम. इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसका जवाब आप लॉजिकली दे सकते हैं. Which metals often form colored compounds? I told you in the lecture. You can give its answer. What is the charge on a group 2 metallic ions? अच्छा, ग्रुप 1 का मेटेलिक एटम होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. इट विल हैव पॉजिटिव 1 चार्ज. एंड इफ द मेटल बिलोंग्स टू ग्रुप 2, सो इट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर एक मेटल 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उस पर +1 चार्ज आ रहा है, तो ग्रुप 2 का मेटल 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. तो इसका जवाब आप दे सकेंगे कि वो कितना चार्ज होल्ड करेगा आफ्टर रिएक्शन. अच्छा जी, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए ग्रुप 6 नॉन मेटेलिक आयन. ग्रुप 6 का अगर एटम होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा और स्टेबल हो जाएगा. तो आप बेहतर समझते हैं कि उस पर चार्ज क्या आना चाहिए. विच मेटल्स आर ऑफ्टन यूज एज कैटलिस्ट. अच्छा जनाब, आपको एक बात शेयर की थी हमने ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में. ये ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पूरी कहानी मौजूद है और इसमें कहीं आपको मिल जाएगा कि व्हाट दे आर यूज्ड फॉर. तो इसको तवज्जो से पढ़ेंगे तो आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. तो उम्मीद है कि कुछ चीज़ें इसमें से आपको समझ में आई होंगी और कुछ चीज़ें शायद रह गई होंगी. तो अगर रह गई होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके सवालात आप मुझसे कर सकेंगे. और इस चैप्टर के काम को हम इंशाल्लाह कंसिडर कर रहे हैं आपका विंटर ब्रेक का जो काम है उसके अंदर. इसके साथ साथ चंद क्वेश्चंस मज़ीद आपके पास, ये आप देख सकते हैं, ये MCQs हैं. ये तमाम क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं. मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स वुड रिएक्ट टुगेदर मोस्ट वायोलेंटली. तो आपको इसको मेटल का सबसे बॉटम वाला मेटल होना चाहिए और नॉन मेटल्स में सबसे टॉप वाला एलिमेंट होना चाहिए नॉन मेटल. तो उनमें बहुत ज़्यादा वायोलेंटली रिएक्शन होगा. फिर ये क्वेश्चन 8 आप पढ़ के समझेंगे. क्वेश्चन 9 का आप जवाब दे सकते हैं. क्वेश्चन 10 का भी आप जवाब दे सकेंगे. तो बस ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं सिर्फ ये चेक किए जाएंगे और ये आपका एक असाइनमेंट हो गया है. उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. बहुत बहुत शुक्रिया. टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम.